इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। तो जो भी 5 जून और 6 जून को पेपर हुआ है उसके टॉपिक्स को एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार सभी शिफ्टों में, जैसे भारत के पड़ोसी देश हो गया, दर्रा हो गया और दिवस हो गया। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे भारत के पड़ोसी देश और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो पहले है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो भारत के पड़ोसी देश, तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, स्थलीय सीमा से लगे देश। तो स्थलीय सीमा से लगे देश कितने हैं? 7 हैं। तो ध्यान रखेंगे कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे कितने देश लगे हुए हैं? 7 देश लगे हैं। कौन कौन सा है? बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान और अफगानिस्तान। ये 7 देश भारत के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। फिर वहीं बात करें जलीय सीमा से लगे देश, तो ये भी कितने हैं? 7 हैं। 7 देश जलीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सम्मिलित है। तो ये 7 देश जलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। वहीं बात करें कुल स्थलीय सीमा की, तो 15,200 किलोमीटर है भारत की कुल स्थलीय सीमा। और मुख्य भूमि के तटीय सीमा है, ध्यान रखेंगे यह मुख्य भूमि का तटीय सीमा है, जो कि 6,100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर है। वहीं बात करेंगे आगे, भारतीय सीमा से लगे देशों की सीमा लंबाई यानी बाउंड्री की लंबाई, जो भी हमारे करीबी यानी पड़ोसी देश हैं उनके साथ कितना हमारी बाउंड्री साझा किस देश के साथ होती है उसे हम लोग देखेंगे। तो बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री साझा होती है, जिसमें वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम राज्य क्या करते हैं? बांग्लादेश से अपना साझा शेयर करते हैं, बांग्लादेश से अपनी सीमा से साझा करते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर चीन। चीन 3,488 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, और यह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम राज्यों के साथ भी, मतलब से चीन से ये राज्य लगे हुए हैं। ठीक, इनकी बाउंड्री लगी हुई है। फिर तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य सटे हुए हैं, यानी कि उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और भारत के साथ इसकी 3,323 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। फिर अगला है नेपाल। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ भारत 1751 किलोमीटर का बाउंड्री साझा करता है। और कौन कौन से देश लगे हैं नेपाल से? तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य लगे हुए हैं। वहीं अगला है म्यांमार, यानी म्यांमार में यह 1643 किलोमीटर का बाउंड्री साझा करता है भारत के साथ, और इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड राज्य अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर आगे है भूटान। बात करें भूटान की, तो भूटान 699 किलोमीटर भारत के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, और इसके साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं पे बात करें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ केवल एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है, वो भी पाक अधिकृत, जो लद्दाख के एरिया पाक है वह लगा हुआ है, और यह 106 किलोमीटर का बाउंड्री साझा करता है अफगानिस्तान भारत के साथ। तो ये रहे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये याद कर लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है कि भारत के साथ कितने देश बाउंड्री शेयर करते हैं स्थलीय ओर से? तो 7, और तटीय या समुद्री कह लीजिए या जल बाउंड्री कह लीजिए, वो भी 7 हैं। और सबका नाम याद रख लीजिएगा, कोई ज़्यादा याद रखने के लिए टफ नहीं है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। भारत का आप लोग मैप बना सकते हैं, ठीक, भारत का मैप बनाकर आप लोग याद रख सकते हैं। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार, ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए आगे देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रेखा है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ, देखिए इसको याद करने के लिए, पाकिस्तान के साथ अगर हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी वहाँ पे आवाजाही करते हैं, तो क्या रहता है? खतरा बना रहता है, और खतरा के लिए हम लोग रेड यूज करते हैं। ठीक, तो याद रख लीजिए कि रेड क्लिफ, यानी भारत और पाकिस्तान की बात आएगी तो रेड क्लिफ, यानी रेड शब्द आएगा, रेड क्लिफ होगा। ठीक, ये याद करने का ट्रिक है, मैं सोचा बता दूं। भारत और चीन के बीच में रेखा मैकमोहन रेखा है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा डुरंड रेखा, और यही डुरंड रेखा पाक यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी बीच में है डुरंड रेखा। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि डुरंड रेखा आज़ादी से पहले एक बार खींची जा चुकी थी, और उसी को अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान मानते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे भारत के प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रे यहाँ से देखिए क्वेश्चन तो अभी नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ से हमें लग रहा है कि आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा भारत के प्रमुख दर्रों से। तो पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, तो लिपुलेख दर्रा है, माना दर्रा है और नीति दर्रा। ये 3 ठो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का है। तो लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। फिर वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश, HP का मतलब है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे है बाड़ालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। रोहतांग को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि यह करंट में चर्चा में बना रहा है, ठीक। तो रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा कहाँ पे, हिमाचल में है। अब वहीं बात करें जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो पीर पंजाल दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। ये क्या है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं, जो कि 4 ठो प्रमुख हमने बताया है, और भी हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वोत्तर के सारे दर्रे होंगे। बोमडिला दर्रा कहाँ पे, बोमडिला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। यांग याप दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। और दीफू दर्रा, दीफू दर्रा को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत से एग्जाम में पूछ चुका है। रेलवे खुद पिछले एग्जामों में जो LP हुआ, RPF हुआ, इसमें से में पूछा है दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा, यांग याप दर्रा, ये सारे तीनों कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। आगे देख लीजिए मणिपुर, मणिपुर में एक ही है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा याद हो जाएगा आसानी से, तो मणिपुर में तुजू दर्रा है। फिर वहीं बात करें लद्दाख, तो लद्दाख में है, यहाँ पे लद्दाख में देख लीजिए, यहाँ पे शायद मिट गया है, बता देते हैं यहाँ पे कौन सा है। उससे पहले सिक्किम का देख लीजिए, सिक्किम में नाथुला दर्रा है, ठीक, नाथुला दर्रा हो गया आपका। उसके बाद जेलेपला दर्रा हो गया, ठीक। तो याद रखेंगे सिक्किम और नाथुला दर्रा को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एक बार भारत और चीन का झड़प हो चुका है। और यह नाथुला दर्रा भूटान, चाइना और इंडिया के मुहाने पे है, और यहाँ पे अक्सर विवाद बना रहता है, चाइना के और भारत की तरफ से तनाव होता है, इसलिए हमेशा चर्चा में रहता है नाथुला दर्रा। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क लीजिए, कहाँ पे, सिक्किम में। और सिक्किम का एक और है जेलेपला दर्रा, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि एक ही दो है तो याद हो जाएंगे आसानी से। तो ये है जेलेपला दर्रा। वहीं बात करें लद्दाख की, तो ये है, ये देखिए, ये यहाँ पे है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा और अदिल दर्रा। तो यह इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, लद्दाख के दोनों याद रख लीजिएगा, लद्दाख, जोजिला दर्रा। जिसके देखिए जहाँ पे कम है उसको याद रखिए, तो जोजिला दर्रा और अदिल दर्रा ये कहाँ पे, लद्दाख में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। अब थोड़ा सा कुछ दर्रे पश्चिमी घाट के देख लेते हैं। पश्चिमी घाट के देखिए, इसलिए क्योंकि देखिए 5 तारीख को, जो 5 तारीख को पेपर हुआ वहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में पूर्वी घाट से क्वेश्चन पूछा था, पूर्वी घाट से। और फिर 6 तारीख को पेपर हुआ, उसमें पश्चिमी घाट पूछा था लेकिन क्वेश्चन दूसरा था। पश्चिमी घाट से क्वेश्चन पूछा था लेकिन क्वेश्चन दूसरा था, ठीक। तो अब उम्मीद है कि पश्चिमी घाट से क्वेश्चन पूछेगा, और क्या पूछेगा, दर्रा पूछ सकता है। तो पश्चिमी घाट के दर्रे में क्या है, थाल घाट दर्रा याद करिए। यह 580 मीटर ऊंचा क्या है, पास है। दर्रा का मतलब क्या होता है, पास होता है, ठीक। दर्रा क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये 2 पहाड़ी है, ठीक, ये भी एक पहाड़ी है, इसके बीच का जो ये रास्ता होता है आने जाने के लिए वही दर्रा होता है, ठीक। तो देखिए मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला दर्रा है थाल घाट दर्रा, और वहीं मुंबई से जब पुणे देगा तो भोर घाट दर्रा हो जाएगा, ठीक। और एक है पाल घाट दर्रा, यह साउथ का है, कोयम्बटूर से चेन्नई को जोड़ता है, यानी कि रास्ता प्रदान करता है, ठीक, आवाजाही के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो ये थे महत्वपूर्ण दर्रे। अब आगे देख लेते हैं, प्रमुख नदियाँ। भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ, ये इसमें हम लोग इंडिया की प्रमुख नदियाँ देखेंगे, क्यों, क्योंकि मृदा से और नदियों से क्वेश्चन बन रहा है, मृदा और नदी से क्वेश्चन बन रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बस देखेंगे, इसलिए कि पहले दिन 5 को भी और 6 को भी क्वेश्चन नदी से बना था। देखिए पहला है सिंधु नदी। बात करें सिंधु नदी की, तो इसकी उद्गम कहाँ से होता है या ओरिजिन कहाँ से है इसका, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, यानी कि तिब्बत से निकलती है, कहाँ से, मानसरोवर झील के पास में बोखरचू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, और इंडिया में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, ठीक। इसका प्रवाह
देखिए तिब्बत से निकलती है, यानी तिब्बत होते हुए इंडिया में प्रवेश करते हैं, इंडिया से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं और पाकिस्तान के बाद यह अरब सागर में जाके समाप्त हो जाती है, यानी अरब सागर में जाके विलय हो जाती है। वहीं अगला है गंगा नदी। गंगा नदी उद्गम इसका गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और इसकी लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर है, तो इसको याद रख लीजिएगा लंबाई। और यह उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है इंडिया में, और इसको यहाँ पे गंगा के नाम से ही जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। जब यह बांग्लादेश के बाद वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक। तो पद्मा कही जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जिसमें यमुना प्रमुख सहायक नदी है, फिर गोमती है, कोसी है, भागीरथी, रामगंगा, घाघरा नदी, ये सब क्या है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक। और भी सहायक नदियाँ हैं छोटी बड़ी, लेकिन इनमें से जो एग्जाम में पूछता है वही बस नदियों को दिया गया है। अब बात करें यमुना नदी। यमुना नदी की तो इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है और इसका विलय गंगा में यह मतलब संगम बनाती है और यह गंगा में समाप्त हो जाती है। कहाँ पे, प्रयागराज। इसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद। और इसी के संगम पे क्या लगता है, महाकुंभ लगता है या कुंभ लगता है, आयोजन होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो यह यूपी, इलाहाबाद यूपी में या प्रयागराज में यह क्या होती है, समाप्त हो जाती है, गंगा में आके संगम बना के खत्म हो जाती है। फिर यह गंगा की मुख्य सहायक नदी है। फिर आगे देख लीजिए ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें तो इसका नाम तिब्बत में क्या है, तो सापू है या सांगपू, इसको सांगपू भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसका नाम वहाँ पे सांगपू या सापू है। और जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है और जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो इसको आगे असम के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। अब देखिए इसका मुहाना या यह कहाँ समाप्त होती है, तो बंगाल की खाड़ी में यह समाप्त हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, दिहांग। इस तीस्ता को याद रखिए, तीस्ता नदी का विवाद बांग्लादेश और इंडिया के बीच में चल रहा है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसको पानी के लेके डिस्प्यूट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अब आगे है नर्मदा नदी। नर्मदा की बात करें तो इसका उद्गम अमरकंटक से होता है और अमरकंटक कहाँ पे है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है। या ये कह सकते हैं कि नर्मदा का उद्गम कहाँ होता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में होता है, अमरकंटक के स्थान से। और यह नदी विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है इसके मध्य से बहती है। मान लीजिए यह क्या है, विंध्य श्रेणी है और ये ऐसे बना देते हैं, ये विंध्य श्रेणी है और ये कौन से सतपुड़ा है, तो इसके बीच में से क्या करती है, नर्मदा बहती है। इन दोनों के जो बने घाटी हैं इसी के बीच में से नर्मदा नदी बहती है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह खंभात की खाड़ी में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। खंभात की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कृष्णा नदी, ठीक। आगे है कृष्णा नदी। तो बात करें कृष्णा नदी की तो इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है और इसका उद्गम कहाँ होता है, महाबलेश्वर के समीप से होता है, जो पश्चिमी घाट में स्थित है। तो याद रखेंगे इसका उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर के समीप से होता है और इसका विलय बंगाल की खाड़ी में होता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो पंचगंगा है, तुंगभद्रा है, अमरावती है, कोयना है, भीमा है, दूधगंगा, ये सब इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब बात करें वहीं आगे गोदावरी नदी की, तो यह प्रायद्वीप के भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी है। तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि प्रायद्वीप के भारत की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। इसका मुहाना या समाप्ति कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल में यह भी समाप्त होती है, ठीक। और इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है या वृद्ध गंगा इसे याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दे कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं, ठीक। तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए, तो पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, बैनगंगा और इंद्रावती, ये क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक। अब आगे देख लीजिए कावेरी नदी की बात करें तो इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो उद्गम पहले याद रखिएगा कि इस पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है और इसका मुहाना बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में भी यह गिरने वाली नदी है, ठीक। और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसे दक्षिण भारत की गंगा, इसे क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दक्षिण भारत की गंगा कहने का मतलब क्या है, इसमें
पानी का बहाव 12 मास होता होगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। यह एक जलप्रपात का विनिर्माण करती है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह पूछता है, ठीक, कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक, आगे हमने जलप्रपात ऐसे इसी वीडियो में ऐड किए हुए हैं पॉइंट्स में, ठीक, आप लोग देखे भी होंगे थंबनेल में। और सहायक नदी इसकी है अमरावती, हेमावती और अक्रावती। ठीक, देखिए इसमें और भी नदियाँ हैं लेकिन सब छोटी छोटी नदियाँ, उसको एग्जाम में पूछता नहीं इसलिए उसको लिया नहीं गया है। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है प्रमुख चैनल, एक प्रमुख चैनल। ठीक, और इससे पहले चलिए हम उसको बाद में बता देंगे, एक और पॉइंट छूट रहा है, छूटा क्या है मतलब वो अलग से ऐड किए हैं, उसको हम आप लोगों को बता देंगे। चलिए चैनल देख लीजिए पहले। चैनल क्या है, जैसे दो जो ये चैनल क्या है, यह अक्षांश हैं, ठीक, तो इसी को नाम से दिया गया इतने डिग्री चैनल। ठीक, तो देखिए 8 डिग्री चैनल, यह मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में है, यानी कि जो मालदीव देश है, मालदीव और लक्षद्वीप का पार्ट है मिनिकॉय को अलग करने वाली कौन सी है, 8 डिग्री चैनल इसको क्या करता है, चैनल अलग करता है, तो ये चैनल याद रखिएगा। फिर वहीं 9 डिग्री चैनल की बात करें तो यह कवरत्ती और मिनिकॉय को क्या करता है, अलग करता है या इसके बीच में स्थित है, ये भी कह सकते हैं। ठीक, 10 डिग्री चैनल, यह छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है, या छोटा अंडमान को कार निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। कौन सा, 10 डिग्री चैनल, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आगे है ग्रैंड चैनल सुमात्रा व निकोबार के बीच में स्थित है। कोको स्ट्रेट की बात करें तो कोको द्वीप जो म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है कोको स्ट्रेट। इन चारों पाँचों पॉइंट को याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता था यही कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा क्योंकि देखिए 6 तारीख को अक्षांश से क्वेश्चन एक पूछा था, तो हो सकता है कि यहाँ से पूछे क्वेश्चन। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये भारत के लगभग में बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है। तो ध्यान रखेंगे, यह लगभग, एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, लगभग भारत के बीचों बीच से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ है गुजरात हो गया, फिर गुजरात से यह राजस्थान से MP, मध्य प्रदेश से फिर छत्तीसगढ़ से फिर झारखंड से आपका वेस्ट बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद यह त्रिपुरा को काटती है, त्रिपुरा से होकर जाती है, त्रिपुरा के बाद यह मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो इन 8 का क्रम याद रखिएगा, यह पश्चिम से पूरब की ओर राज्यों का क्रम है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है और भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ठीक, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इस चीज़ को भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे भारत के प्रमुख झीलें, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट इसको मार्क कर लीजिएगा, भारत के प्रमुख झीलें। ठीक, देख लीजिए, पहले हम लोग जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों के बारे में देख लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एकदम छोटे में इसको शॉर्टकट में एकदम कर देगा ताकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो देखिए जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, डल झील है, फिर बुलर झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, बैरी नाग झील है और नागिन झील है। ये जो झील हैं सब ये जम्मू कश्मीर की झील है, याद रखेगा। जिसमें से इंपॉर्टेंट है डल झील, बुलर झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, तो जम्मू कश्मीर की ये क्या है, झीलें हैं। ठीक, लेक, झील क्या होता है, लेक होता है। ठीक, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के प्रमुख झील देख लेते हैं। देखिए जिसके अंत में ताल आएगा वह उत्तराखंड का होगा। देखिए जैसे जितने भी झील होगा ना, इसमें देखिएगा सबके अंत में ताल आएगा। जैसे सात ताल झील, ये कहाँ है, उत्तराखंड का। नैनीताल झील उत्तराखंड का। राकसताल झील उत्तराखंड का। खुरपाताल उत्तराखंड में झील, यहाँ पे झील है, खुरपाताल झील, देवताल झील और मालाताल झील कहाँ का है, यह मालाताल झील, ये उत्तराखंड के प्रमुख झील हैं।
तो ट्रिक भी बता दिए कि जिसके अंत में ताल आएगा, अगर नहीं याद आता है और लास्ट में ताल दिख जाता है तो आप लोग उत्तराखंड करके आइएगा। 90% क्या 90% प्लस चांस है कि इस क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे है राजस्थान। राजस्थान में भी कुछ झीलें हैं, जैसे सांभर झील। यह भारत की सबसे खारे पानी की झील है। ये भी याद रख लीजिए कि भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। और ये कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। और यहीं पे है समंद झील भी कहाँ है? राजस्थान में। जय समंद झील कहाँ है? ये भी राजस्थान की है। और डिडवाना झील, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, डिडवाना झील। ठीक, ये भी राजस्थान में। और फतेह सागर झील, ये भी राजस्थान का क्या है? झील या लेक है। फिर बात करें मणिपुर। मणिपुर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ही झील है और इसको याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। और यह पूर्वोत्तर की, देखिए पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखेंगे मणिपुर। और इसी पे एक नेशनल पार्क है, एक इस पे नेशनल पार्क है। कौन सा? काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी पे है। और काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो क्या है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। उसको हम लोग फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। तो मणिपुर का जो लोकटक झील है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है और बहुत से एग्जामों में ये पूछ चुका है, तो याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे नेशनल पार्क लिख ही देते हैं एक बार ताकि याद रहेगा। केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। और किस पे? लोकटक झील पे है। यह फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो याद रख लीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा मणिपुर का। फिर उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील, चिल्का झील ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि इसी झील पे देखिए नेवी का एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। ठीक ना? तो चिल्का झील यह लैगून झील है, याद रखिएगा किस टाइप की झील है? तो लैगून झील है। और यह खारे पानी की झील है, याद रखेंगे। फिर तमिलनाडु में है कलिवेली झील। और केरल में है बेम्बनाड झील। ठीक, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। पेरियार झील को याद रखेंगे। ठीक, क्यों? यहाँ से पेरियार नदी का भी उद्गम होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, और महाराष्ट्र में देख लीजिए लोनार झील, एक है महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। और यह क्रेटर झील है। कैसी झील है? तो यह एक क्रेटर झील है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, क्रेटर से इसका निर्माण, यानी यह ज्वालामुखीय झील है, यानी कि जब ज्वालामुखी का उद्गम होता है और जब ज्वालामुखी शांत हो जाती है तो जो उसका मुहाना होता है वह कटोरे के समान हो जाता है और उसमें क्या होता है? पानी भर जाता है, बरसात का पानी भर जाता है और वह एक झील के रूप में हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्रेटर झील कहते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे तेलंगाना। तेलंगाना का हुसैन सागर झील इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, एक ही है तेलंगाना हुसैन सागर झील। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। ठीक, अब आगे एक मुख्य पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें, ये सारे प्राकृतिक झील हैं और अब बात करें कृत्रिम झील। कृत्रिम झील की भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है, सागर झील, यह क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और यह किस नदी पे है? रिहंद नदी पे यह बना हुआ झील है, इस चीज़ को भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए ये थे इम्पोर्टेंट लेख से पॉइंट्स, आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, और इसका रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रमुख जल प्रपात यानी कि वाटरफॉल। वाटरफॉल इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं प्रमुख वाटरफॉल। पहला है शिव समुद्रम, हमने पीछे जब नदी बता रहे थे तो उसमें बताया भी था शिव समुद्रम, यह कावेरी नदी पे स्थित है और कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक, धुआंधार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पे है और यह कहाँ पे है? एमपी में। ठीक, कुंचिल जलप्रपात वाराही नदी पे स्थित है और ये भी कहाँ पे? कर्नाटक में। तो देख लीजिए कर्नाटक में 3 ठो है, एक नीचे भी है। दूध सागर, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। दूध सागर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। शिव समुद्रम से बहुत बार एग्जामों में बन चुका है, धुआंधार से भी बन चुका है, दूध सागर से भी बना है। यह मांडवी नदी पे स्थित है और कहाँ पे? गोवा में है। ठीक, फिर जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में है, ये शरावती नदी है। ठीक, फिर चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात कहाँ पे है? चंबल नदी पे। ठीक, चंबल नदी पे चुलिया जलप्रपात है और यह राजस्थान में स्थित है। फिर पुनासा जलप्रपात, ये भी चंबल नदी पे और ये भी कहाँ है? राजस्थान में ही है। ठीक,
और बिहार जलप्रपात, ये बिहार से ऐसा ना करिएगा कि ऑप्शन में बिहार दिख जाए तो नहीं, बिहार जलप्रपात का नाम है, यह टोंस नदी पे है और कहाँ पे, राजस्थान में है। फिर चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इसके फैक्ट भी दिए गए हैं। चित्रकूट जलप्रपात यह इंद्रावती नदी पे स्थित है और कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ठीक, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, तो याद रखेंगे भारत का सबसे कौन सा चौड़ा जलप्रपात है, तो चित्रकूट है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात यानी नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। आकार इसका क्या है, घोड़े के पैरों के आकृति का इसका आकार है, इसलिए यह विशेष हो जाता है। तो ये पॉइंट थे चित्रकूट जलप्रपात से संबंधित, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो बस इतने क्वेश्चंस थे, इतने पॉइंट्स थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आप लोगों को, ऐसे ही और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से एग्जाम में पूछा जा रहा है एनटीपीसी में। ठीक, वहाँ से हम सारे वीडियो, अब जैसे आगे हम वीडियो लाने वाले हैं कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान संशोधन का। क्यों, क्योंकि संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछ रहा है। 6 तारीख के एग्जाम में सभी शिफ्टों में मिला के 3 क्वेश्चन पूछा था संविधान संशोधन से रिलेट करके। ठीक, तो संविधान संशोधन जरूरी है। ठीक, देखिए अब तक एग्जाम में 106 भी पूछ लिया, 105 भी संविधान संशोधन पूछ लिया है। आगे अब पता नहीं कहाँ से पूछेगा, इसलिए सारे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हम आप लोगों को एक वीडियो फॉर्मेट में दे देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक, और शेयर भी करिएगा और भी लोगों को। तो आई होप कि यहाँ से कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिला होगा, रिवीजन हो गया। देखिए सीखना क्या है, बस रिवीजन हो जाएगा पॉइंट्स का। ठीक, और एग्ज़ाम के समय में वही जरूरी है। और हम ये कहेंगे कि अपनी तैयारी में आप लोग अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। मार्क टेस्ट तो ना दीजिए अगर एग्ज़ाम पास में है तो। ठीक, और जिनका अभी एग्ज़ाम टेस्ट में टाइम है वो लोग क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन हुआ हो। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।